वो कौन सी ताकत मौजूद है अंटार्कटिका में जिसने पूरी इंसानियत को धमकी दे डाली है? आखिर ऐसा क्या देखा था अमेरिकन नेवल ऑफिसर ने जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया? वो चीज क्या थी जिसे देखने के बाद अमेरिका के नेवल ऑफिसर ने उससे मास्टर 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 कहकर अपनी जान बचाई थी? 1,42,00,000 किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका दुनिया का सबसे शांत और सबसे ठंडा माने जाने वाला कॉन्टिनेंट है। यहाँ कोई भी टाइम जोन नहीं होता है। जो जिस कंट्री से आता है वो वहाँ का टाइम जोन फॉलो करता है। यहाँ पर किसी का परमानेंट घर भी नहीं है। ऐसे दौर में जहाँ कई सारे देश सैकड़ों तरह के स्पेस मिशन में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या वजह है कि अर्थ के साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका को अब तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया? दुनिया के सबसे सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी वहां जाकर कमजोर बन जाते हैं। वहां किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहां तक कि 1 दिसंबर 1959 को एक ट्रीटी पर साइन किया गया था जिसे ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ना ही कोई कंट्री यहाँ अपना मिलिट्री बेस बना सकता है और ना ही यहाँ किसी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट किया जा सकता है। अंटार्कटिका की जमीन पर कोई देश अपना कब्जा भी नहीं कर सकता। अमेरिका जैसी कंट्री जो अपना दबदबा पूरी दुनिया में बनाना चाहता है, वो भी अंटार्कटिका का नाम सुनते ही शांत हो जाता है। ये दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहां सभी देश इस बात पर पूरे तरीके से सहमत हैं कि कोई भी इस जमीन का एक टुकड़ा 1 इंच भी नहीं लेगा। यहां तक कि कोई भी मामूली से मामूली हथियार तक भी नहीं रख सकता। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों इतना दोस्ताना रिलेशन रखा जाता है अंटार्कटिका में? आखिर 1959 को अंटार्कटिका ट्रीटी क्यों बनाया गया? वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं इसके पीछे की असल वजह। फाइंड माई फैक्ट चैनल तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क बनकर उभरता है। अमेरिका डिसाइड करता है कि दुनिया के उन जगहों को भी एक्सप्लोर किया जाए और वहां भी मिलिट्री बेस बनाया जाए जहां अब तक कोई भी नहीं पहुंच सका। तो इसमें नाम आता है अंटार्कटिका का। अमेरिका अपनी पूरी तैयारी शुरू करने लग जाता है अंटार्कटिका जाने की, और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन हाई जंप। ऑपरेशन हाई जंप, इसको टास्क फोर्स 68 के नाम से भी जाना जाता है। उसे शुरू किया जाता है 26 अगस्त 1946 को, जिसे फरवरी 1947 तक पूरा किया जाना था। इस मिशन में 4000 के आसपास आर्मी, 15 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर और 13 पानी के जहाज अंटार्कटिका के लिए रवाना कर दिए जाते हैं। ये इतना पावरफुल जहाज था जिसमें बर्फ को काट कर आगे बढ़ने की पूरी सहूलियत मौजूद थी। इस पूरे कॉन्वॉय को लीड कर रहे थे ऐसे नेवी कमांडर जिनका नाम था एडमिरल रिचर्ड बैड। ये ऐसे शख्स थे जिनके नाम रिकॉर्ड था दुनिया का पहला इंसान बनने का, जिन्होंने अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर उड़ान भरने का काफी तजुर्बा हासिल कर लिया था। एडमिरल रिचर्ड को ये ऑपरेशन करीब 6 महीनों तक में पूरा कर लेना था। इसमें इन्हें वहां की मिलिट्री बेस बनाने की सही लोकेशन को तलाश करना था, ताकि अमेरिका फिर दूसरी टीम वहां भेजकर आर्मी बेस के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सके। काफी ढूंढने और रिसर्च करने के बाद एडमिरल रिचर्ड को वहां मिलिट्री बेस की सही लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद उन्हें फिर वापस अमेरिका बुला लिया जाता है। वापस लौटने के बाद एडमिरल रिचर्ड काफी शांत और गुमशुदा हो जाते हैं। ना ही वो किसी से मिलते हैं और ना ही किसी से कोई राब्ता रखते हैं। इतना नाम और शोहरत मिलने के बावजूद भी वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने कभी ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उन्होंने क्या देखा था अंटार्कटिका में। 11 मार्च 1957 में एडमिरल रिचर्ड की मौत हो जाती है। मौत के बाद एडमिरल रिचर्ड के बेटे को उनकी पर्सनल डायरी मिलती है। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को काफी दहशत में डाल दिया था। सबके लिए हैरत की बात यह थी कि इतना बड़ा नेवल ऑफिसर ऐसी कहानी भला क्यों लिखेगा, लेकिन वो कहानी नहीं थी। ये सारा वही वाकया था जो हकीकत में उनके साथ अंटार्कटिका में हुआ था। उसमें यह भी लिखा था कि वहां से लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो कुछ भी देखा था, उन सब की जानकारी उन्होंने उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट को दी थी।
जिसके बाद उन्हें इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा गया था। उन्हें कहा गया कि वो बाहर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दे सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या था उस डायरी में? दरअसल हर रोज की तरह रिचर्ड अपने प्लेन से मिलिट्री बेस की सही लोकेशन तलाश कर रहे थे। अपने प्लेन में बैठकर वो हर जगह नजर घुमा रहे थे कि कहीं उनको ऐसी लोकेशन मिल जाए जो मिलिट्री बेस के लिए परफेक्ट हो। वो तलाश कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत बड़ा सुरंग दिखाई देता है जो कि ठीक अर्थ के साउथ पोल पर मौजूद था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां का एनवायरनमेंट, वहां का टेम्परेचर बिल्कुल अलग था। चारों तरफ इतनी बर्फ होने के बावजूद भी उस जगह के आसपास का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था। और वो सुरंग इतनी बड़ी थी कि आराम से कई सारे प्लेन उसके अंदर जा सकते थे। वो पूरी तरह से एक टनल की तरह दिख रहा था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जमीन के अंदर जाने का कोई रास्ता बनाया गया हो। उस टनल को देखकर रिचर्ड अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने प्लेन के साथ उस टनल के अंदर जाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अंदर जाने के बाद वो प्लेन को लैंड कहां करेंगे और अंदर ना जाने कैसा मंजर हो। अंदर जाना बहुत रिस्क भरा काम था, इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बावजूद इसके वो जगह इतनी सुहानी, इतनी दिलकश थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो उस होल में इंटर करते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा टनल है जिसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी खूबसूरती से अंदर जाने का रास्ता बनाया हुआ है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे इतने वीरान जगह पर ऐसी चीज मौजूद हो सकती है। जैसे ही अंदर वो टनल खत्म होता है, वो देखते हैं टनल के उस पार एक बहुत बड़ा शहर मौजूद है जो पूरी तरह से क्रिस्टल का बना हुआ था। और वो देखते हैं कि कोई डिस्क जैसी चीज उड़ते हुए इनके पास आ रही है। वो डिस्क जैसी चीज यानी उड़न तश्तरी जिसे हम कह सकते हैं, उड़ते हुए रिचर्ड के प्लेन के पास आती है और वो रिचर्ड के प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। रिचर्ड और उनकी टीम के प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ से जा चुका था। अब उनका प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लगता है। जब रिचर्ड अपनी प्लेन से उतरते हैं तो देखते हैं कुछ अजीब तरह के लोग जो देखने से तो बिल्कुल ही इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। वो सब इनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। रिचर्ड की डायरी में लिखी बात से पता चलता है कि रिचर्ड उनमें से किसी को मास्टर के नाम से बुलाते हैं। वो लिखते हैं कि मास्टर ने हमें बुलाया, मास्टर ने हमसे कहा कि आप इंसान लोग जो कर रहे हैं हम उससे बहुत परेशान हैं। आप लोग जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोजन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। आप लोगों ने जो नागासाकी हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया ठीक नहीं किया। हमें इस जमीन की बहुत फिक्र है और ये जान ले इस जमीन पर हक सिर्फ आपका नहीं बल्कि हमारा भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे जल्द से जल्द रोक दें। उसके बाद तुरंत रिचर्ड उस जगह से वापस आ जाते हैं और वापस अमेरिका जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सारा मंजर रिचर्ड के उस डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था। उसके कुछ दिनों बाद अचानक से ही कई जगहों पर यूएफओ को देखे जाने की खबर सामने आती है, जिसे हम आम बोलचाल की जुबान में उड़न तश्तरी भी कहते हैं। यूएफओ को उन जगहों पर देखा गया जहां न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर साइलोस मौजूद था। न्यूक्लियर साइलोस वो फैसिलिटीज होती है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल को अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर छुपाकर रखा जाता है। जब जरूरत पड़े तो जमीन पर मौजूद ढक्कन को खोल दिया जाता है ताकि मिसाइल को आसानी से लॉन्च किया जा सके। सभी देश इस जगह की जानकारी को बहुत खुफिया तरीके से रखते हैं ताकि किसी दुश्मन देश को इसकी जानकारी ना हो सके, यहां तक कि सैटेलाइट से भी इसे ट्रेस ना किया जा सके। तो सवाल ये उठता है, अगर वाकई में यूएफओ को ऐसी जगह पर देखा गया तो उन्हें इतने सीक्रेट जगह की जानकारी कैसे मिली और उनका मकसद क्या था जो अचानक से ऐसी जगह पर चक्कर लगा रहे थे। अगर रिचर्ड की डायरी में लिखे सभी मंजर को सच माना जाए तो इससे साफ पता चलता है कि इस अर्थ के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे काफी एडवांस हैं। उन्हें अर्थ पर हो रही सभी चीजों की पूरी जानकारी है।
तो क्या ये वजह तो नहीं थी जिसके तुरंत बाद ही ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका जैसे कानून बनाने की जरूरत पड़ी और उस पर कई सारे देश ने साइन भी कर दिया? सभी इस बात से पूरी तरह सहमत भी हैं कि कोई वहां अपना मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा, ना ही कोई वहां अपना कब्जा करेगा और ना ही कोई हथियार रखेगा। तो क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि एलियंस जैसी चीज हमारी जमीन पर मौजूद है, जो हमारी हर एक्टिविटी पर अपनी नजर बनाए हुए हैं? या फिर रिचर्ड की लिखी वो सारी बात महज एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसे सिर्फ एक डायरी तक ही महदूद रखा जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।